हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। तो एक रेट ऑफ रिएक्शन वाला पोर्शन हमारा थोड़ा सा बच गया था, उसको कंटिन्यू करते हैं। और अब 1-2 दिन में हम चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर भी आपका यूनिट टेस्ट में आने वाला है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना। जितने भी सम्स आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, जितने सोल्व एग्जाम्पल्स हैं और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, वो सब लगाना, उसमें कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब देखो, हमारा मेन टारगेट क्या है? वी आर गोइंग टू फाइंड द यूनिट ऑफ के विच इज़ एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको पता है कि जो रेट लो हमारे पास था, या फिर बोल दो कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन था, वो कैसे था? उसमें से हम के को सब्जेक्ट कर लेते हैं, तो क्या बचेगा? रेट अपॉन ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। अब रेट का हमारे पास यूनिट होता है, और ये ए टू द पावर एक्स और वाई का भी हमको पता है कि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, है ना? तो हम दोनों के यूनिट की वैल्यू को पुट करेंगे, तब जाकर के हमको के का यूनिट मिल जाएगा। समझते हैं कैसे? देखो, हमें क्या करना है, यूनिट ऑफ के फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट करनी होगी रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। यहाँ पे समझ में आना चाहिए। देखो, हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड कर रहे थे? डी ए बाई डी टी, मतलब क्या है? चेंज इन अ कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अ टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है, उसको कैसे दिखाओगे? मोलारिटी से। मोलारिटी स्टैंड फॉर मोल पर लीटर, तो ऊपर आएगा मोल पर लीटर, और नीचे जो दिया हुआ है वो डी टी, इट मीन्स टाइम। टाइम को दिखा सकते हो सेकंड इनवर्स से। तो मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन था, उसका यूनिट क्या था? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो उसका देखो मैंने ऊपर रख लिया हुआ है, और जो नीचे मेरे पास आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होगा, और उसके पावर में होगा वाई प्लस एक्स, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे दिखाओगे? मोल पर लीटर से। बात समझ में आई? तो ऊपर भी मोल पर लीटर है, नीचे भी मोल पर लीटर है, बस दोनों की यूनिट सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, तो आप उसको काट पीट नहीं सकते हो। सपोज करो कि ये जो वाई प्लस एक्स है, उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, एन से दिखा दें। तो अब हमारे पास फाइनल जो रेट का यूनिट हो जाएगा वो देखो, मान लो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, तो 0 पुट कर दोगे तो नीचे 1 हो जाएगा। तो के का यूनिट क्या आएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। मान लो कि मैं y प्लस एक्स की जगह पे 1 लिख देता हूँ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये ऊपर दोनों कट गया, सेकंड इनवर्स आ गया। और लास्ट में लेट से हम पुट करते हैं 2 की वैल्यू, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 पुट कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? लीटर मोल इनवर्स पर सेकंड। तो बच्चों बात समझ में आ गई? आपको ये टेबल जो है वो कंपलसरी याद रखना होगा। इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के सामने यूनिट ऑफ के पता होना चाहिए। कभी कभार वो क्या करेंगे, आपको बताएंगे नहीं कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, उसकी जगह पे सिंपली के की वैल्यू दे देंगे विथ देयर यूनिट। तो यूनिट देख करके समझ में आना चाहिए कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट, 0, सेकंड एंड सो ऑन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पता है तो आप सब कर लोगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। नाउ देखो, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये मोलिकुलरिटी क्या होती है? कितने रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं। देखो, हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन समझनी हो, उससे मोलारिटी का कोई वास्ता नहीं है। मोलारिटी और मैकेनिज्म से हमें कोई वास्ता नहीं है। हम क्या देखेंगे, हमारे पास जो कंपोनेंट होंगे उसके बारे में समझो। एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तब की मैं बात कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो अगर, तो उसको मल्टी स्टेप में देखना होगा, और हर एक स्टेप के जितने पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे मोलिकुलरिटी। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसको बोलेंगे हम मोलिकुलरिटी। सपोज करो कि ये 3 रिएक्टेंट थे, वो तीनों कंबाइन होकर के कोलाइड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 3। तो एक साथ कितने टकराते हैं, उसी का मतलब क्या होता है? मोलिकुलरिटी। 3 टकराते हैं तो मोलिकुलरिटी 3 होगी। प्रोडक्ट कितना बन रहा है उससे हमें कोई वास्ता नहीं है, रिएक्टेंट कितने टकराएंगे वो हम देखेंगे। बात समझ में आ गई? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन से पता क्या चलेगा? आपको मैकेनिज्म के बारे में पता चलता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें वो पता नहीं चल रहा था। अगर मेरे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो सिर्फ एक ही पार्टिकल में से 2 बनेंगे। सिंगल मॉलिक्यूल होगा, वो डिकम्पोज होगा 2 पार्टिकल के अंदर। एग्जाम्पल के फॉर्म में एमोनियम नाइट्राइट ले लो, उसमें से नाइट्रोजन गैस और वाटर बनेगा। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या? 2 कंबाइन होंगे और कुछ प्रोडक्ट बनेगी।
प्रोडक्ट देखो दो फिक्स नहीं है, प्रोडक्ट कितना भी हो सकता है, बट रिएक्टेंट कितने होंगे 2। लेट्स से 2NO2 गिव्स 2NO प्लस O2। ट्राई मोलिकुलर का मतलब क्या, 3 पार्टिकल कंबाइन होंगे और 2 ही मेरे पास प्रोडक्ट बनेगी, या फिर कितने भी प्रोडक्ट बने, बट कंबाइन होने वाले पार्टिकल कितने, 3। अब देखो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, वाई आर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स आर वेरी रेयर। ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली कि मोलिकुलरिटी जितनी भी रिएक्शंस की होगी वो या तो 3 होगी या फिर 3 से कम होगी। हमें इससे बहुत ही कम केस देखने को मिलते हैं जिसमें 4 या 5 मोलिकुलरिटी होगी। इसको आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कंपेयर करो। मान लो कि आपको पूछा जाए कि आपने एक्सीडेंट देखा हो जिसमें 3 व्हीकल कोलाइड कर रहे हो। देखो व्हीकल टकराएंगे कितने, 3, बट वो साइमल्टेनियसली होने चाहिए, तो वो भी हमें बहुत कम केस में देखने को मिलता है, हार्डली कभी देखने को मिल गया। बट ऐसा एक्सीडेंट आपने कभी नहीं देखा होगा कि चारों व्हीकल एक साथ आकर के टकराए। ये कोई फिल्मी रेस नहीं है कि जिसमें ऐसा हो जाए, है ना। देखो मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि 2 टकराए हुए और उसमें आकर के तीसरा बाद में टकराए या फिर चौथा बाद में टकराए। फॉग वगैरह के चलते ऐसा हो जाता है। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, एक साथ 4 व्हीकल का टकराना, एक बाइक हो गया, एक कार हो गया, एक ट्रक हो गया, एक कोई टेम्पो हो गया, ऐसे 4 व्हीकल साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे टकराए, वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो सेम फंडा है वो मॉलिक्यूल के लिए भी अप्लाई होता है। आप रेयरली ऐसा कोई केस देखोगे जिसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल है वो एक साथ आकर के टकरा रहे हो। फाइन, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब ये कोलिजन थियरी के नाम से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि देखो जब भी पार्टिकल को आप गैसियस स्टेट में रख रहे हो तब वो कंटिन्यू मूवमेंट करेंगे। अब ये जब मोशन में होते हैं तब एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे ही एक पार्टिकल दूसरे से टकराया उसका पाथ चेंज हो जाएगा, उसकी स्पीड भी वेरी कर जाएगी। और जैसे जैसे आप 4 पार्टिकल को टकराने की ट्राई करोगे वो हो नहीं पाता है। ऐसा केस बहुत ही कम है, सिवाय कि आप 3 की कंपैरिजन करो। 3 पार्टिकल्स टकरा सकते हैं मैक्सिमम टाइम, 2 पार्टिकल टकराते रहते हैं, एक पार्टिकल वॉल के साथ बार बार टकराता है। तो ये जो 4 पार्टिकल वाला केस था वो रेयर होता है प्रोबेबिलिटी के चलते। इसीलिए हम बोलेंगे कि कोई भी रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी होगी वो 4 से कम होगी, 3 या 2 ऐसे होगी। एक्चुअल में अगर मोलिकुलरिटी 4 से ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा, रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप में है, या फिर आप बोल दो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो देखो जो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के वही मोलिकुलरिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो आपके सामने ये रिएक्शन है, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में कितना है, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल ऑक्सीजन, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो जो 3 होगा उसको मैं बोलूँगा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। सो इट इज़ क्वाइट सिंपल एंड ऑब्वियस, रिएक्टेंट के पार्टिकल कितने हैं वो हमें दिखा रहा है कि मोलिकुलरिटी कितनी होगी, है ना। बट अगर मान लो कि किसी की मोलिकुलरिटी 5 आ रही है, इस रिएक्शन को देखो तो हमें 4 HBr और 1 ऑक्सीजन मिल रहा है। उसका सिंपल मतलब ये होगा कि वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। चारों HBr एक साथ ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, स्टेप वाइज मैनर में ये पूरी रिएक्शन हो रही है और हमें मल्टीपल स्टेप देखने को मिल रहे हैं, या फिर आप बोल दो कि रिएक्शन गिवन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जितनी भी कलिजन हो रही है वो हमारे पास बारी बारी से होगी, 5 की एक साथ तो होने से रही, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरी रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, 4 एक स्टेप पे मेरे पास हो रही है। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, दूसरे में फिर HOOBr से, ऐसे करते करते एक एक HBr यूज़ हो रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट में जब मैं सम करूँगा तब 4 HBr मुझको देखने को मिलेंगे। और हर एक स्टेप है वो मेरे पास बायोमोलिकुलर रिएक्शन का है जो कि पॉसिबल है। तो बट जो मोलिकुलरिटी समझ में आ गई, कितने पार्टिकल एक साथ टकराएंगे उसको हम बोलेंगे मोलिकुलरिटी, और वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें आपको मैकेनिज्म समझनी होगी, मैकेनिज्म का स्टेप होगा वो देखना होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब हमारे पास बात क्या चल रही है, देखो व्हेन अ रिएक्शन इन्वॉल्व्स मोर देन वन स्टेप, द एलिमेंट्री स्टेप that can proceed no faster than any other step is called a slowest step. The slowest step of the reaction is therefore called a rate determining step. देखो ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, इन्होंने टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हुए इसलिए वो टफ लग रहा होगा। सपोज करो कि आपके पास कोई रिएक्शन थी, वो 3 स्टेप में प्रोसीड कर रही है। मेरे पास कोई रिएक्शन है वो 3 स्टेप में होगी। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप सपोज करो कि पहले जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने के लिए 10 मिनट लग रहे हैं, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है या फिर दूसरा जो स्टेप है उसके लिए
30 मिनट लग रहा है, और जो थर्ड स्टेप है वो मेरे पास 5 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। ये तीन बातें क्लियर, 10 मिनट, 30 मिनट और 5 मिनट। अब मैं क्या बोलूँगा, ध्यान से समझना। इसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है कौन सा लेता है, सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप वाली रिएक्शन होगी उसको मैं स्लो स्टेप बोलूँगा, और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझो, मान लो कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो, और प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके पास 3 एक्सपेरिमेंट करने को है। एग्जाम में आपको क्या करना है, 3 एक्सपेरिमेंट करने हैं। नाम दे दो आप, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 एंड 3। अब होता क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका 2 घंटे में होता है, सेकंड एक्सपेरिमेंट आपका 15 मिनट में होता है, और थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो आपका 5 मिनट में हो जाएगा। पूरा आपका जो टाइम था वो 2.5 घंटे का है, और उसमें ये पहला स्टेप ही या फिर पहला प्रैक्टिकल 2 घंटे चलता है, दूसरा 15 मिनट, तीसरा है वो 5 मिनट, ये 2 आवर्स है। तो अगर आपको कोई बोले कि आप ये दोनों प्रैक्टिकल जल्दी करो तो आपकी टाइम है वो कम होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता ना। ज़्यादा टाइम कौन खा जा रहा है, 2 आवर्स वाला प्रैक्टिकल। तो आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल जल्दी से कंप्लीट करना चाहिए ताकि आपका जो टाइम है वो डिक्रीज़ हो और आप जल्दी घर पे जा पाओ। इन दोनों में टाइम वेरी करके कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला। 5 मिनट के बदले 2 मिनट में करोगे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, 15 की जगह पे 10 मिनट पे करोगे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कब पड़ेगा, जब आप फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल है वो जल्दी कंप्लीट करोगे तब। तो इसलिए बोला जाता है कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। फाइन, तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में भी काम में आएगा। एग्जाम्पल और समझते हैं। देखो, सपोज करो कि प्रिपरेशन ऑफ केक कर रहे हैं हम, तो केक के लिए आपको पहले तो आटा चाहिए, उसके बाद बेकिंग करना होगा और फिर ऊपर आइसिंग करना होगा। सपोज़ करो कि ये हमने 50 केक्स के लिए डाउटिंग कर लिया, बट जो बेकिंग है वो एट ए टाइम 20 केक की हो पा रही है, और जो आइसिंग है वो तो बड़े आराम से हो पाएगी, जितने केक चाहिए उतने की। अब देखो, ये 50 केक के लिए हो रहा है और बेकिंग मेरे पास 20 का हो रहा है, तो बेकिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनेगा। जब तक आप बेक नहीं करोगे तब तक केक बनेगा नहीं। फाइन, तो इसमें सबसे जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो यहाँ पे देखो, फास्ट वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि जो फर्स्ट वाला स्टेप है वही रेट डिसाइड करेगा। तो इसकी मोलेकुलरिटी देख लो, बात समझो बच्चों। जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसका मोलेकुलरिटी देख लोगे, वो जितना आएगा वही आपका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसकी मोलेकुलरिटी 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 हो जाएगा। तो मोलेकुलरिटी से पता क्या चला, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल सकते हैं। मोलेकुलरिटी अगर आपको स्लोवेस्ट स्टेप की मिल गई तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मिल जाएगा। नथिंग टू वरी। चलो, ये बातें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो कि रिएक्टेंट ए में से प्रोडक्ट पी बन रही है, तो उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे। रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, ये हमने पढ़ा हुआ था। रेट इज गिवन बाय माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एन। ऐसे हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना सीख चुके थे। अगर कोई भूल चुके हो तो प्रीवियस वीडियो देख लो। अब समझो, मान लो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू होगी वो ज़ीरो रखेंगे, है ना। मान लो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जो एन की वैल्यू होगी उसकी जगह पे ज़ीरो पुट किया जाएगा। चलो कर देते हैं। एन की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। अब ज़ीरो पुट करने के बाद क्या बन रहा है समझिए, या एन की जगह पे मैं ज़ीरो पुट कर देता हूँ सिंपली। तो इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ज़ीरो। अब किसी का भी ज़ीरो पावर मतलब 1, इसलिए हमने लिखा नहीं है। समझना बच्चों, क्या बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप ज़ीरो पुट कर दोगे तो ए टू द पावर 0 होगा, और किसी का भी ज़ीरो पावर मतलब होता है 1, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1 लिखा हुआ, ऐसा मानना। ओके, अब आगे देखते हैं। अब क्या होगा समझो, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। मैंने डी टी को अपोजिट साइड भेज दिया। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। 2 स्टेप किया। लेट मी एक्सप्लेन इट। ये जो डी टी था उसको हम सामने भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा के इंटू डी टी, और जो नेगेटिव साइन था उसको भी सामने भेज देते हैं, तो बन जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया हमने। अब देखो, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, या फिर बोल दो 1 dx, किसी भी
नंबर का इंटीग्रेशन आप करोगे, लेट से 1 2 3 है तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। वैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dA होगा तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल a, है ना। तो ये इंटीग्रेशन मेरे पास a आ गया। और राइट हैंड साइड भी वैसे ही होगा, dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t आएगा। इसमें अगर किसी को भी नहीं पता चल रहा है तो मुझे बताना, मैं आपको समझाऊंगा। और जो c लिखा हुआ है वो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 याद रखना। मान लो कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो a नोट था एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0, और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है वो मेरे पास हो जाएगा a, है ना। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या बन रहा है, देखो a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, उसमें से c की वैल्यू पर लगा दो a नॉट जितनी, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनेगा a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ये कब के लिए बना, मेरे पास a इज इक्वल टू ए नोट की वैल्यू पुट कर दो तब, तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गया, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तब मेरे पास ग्राफ क्या बन रहा है, देखो नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ आएगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के जितना, और जो स्लोप आएगा वो माइनस के जितना आ जाएगा मेरे पास। सो इट इज़ अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये इक्वेशन आपको याद रखनी होगी, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, आपको पता होना चाहिए। के को सब्जेक्ट बना लो तो मिलेगा ए नोट माइनस ए डिवाइड बाई टी। पता चला, के को सब्जेक्ट बनाते ही ए नोट माइनस ए डिवाइड बाई टी मुझे आंसर में मिल जाएगा। तो हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन याद रखनी होगी, उसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करे तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन की जो स्पीड है वो एक के भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सपोज करो कि ये जो पूरी रिएक्शन है वो 1 आवर में कंप्लीट हो रही है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप हाइड्रोजन ज़्यादा रखो कम रखो वॉट एवर, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन का क्लोरीन का आप जितना चाहे मर्जी इंक्रीज करो डिक्रीज करो, रिएक्शन का टाइम कितना होगा, 1 आवर्स। फाइन, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, जो फोटोसिंथेसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, वो भी जीरो ऑर्डर है। एमोनिया का डिकम्पोजिशन, इट इज़ अगेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल थे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है ज़्यादा है। देखो याद कैसे रखोगे, जो भी गैसियस फेज में होने वाली रिएक्शंस हैं सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, गैसियस फेज वाले हैं, तो उन सबको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ जस्ट अ मिनट, ओके फाइन। सो नाउ वी हैव अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम बात करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा उसके लिए। समझो उसमें याद क्या होना चाहिए आपको, जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करवा रहे हो तब सिंपली n की जगह पे 1 कर देना है। जो रेट लो था हमारे पास, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद मत रखो, जाने दो, कोई काम का नहीं है। सिंपली पता क्या होना चाहिए, n की जगह पे 1 आएगा, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना है, ध्यान देना। n की जगह पे मैं 1 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, माइनस डी अपॉन डी टी एज इट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1, तो ऐसे ही के इंटू ए लिख देंगे। अब फिर से वही बात है, डी टी को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ए को लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे, तो इक्वेशन बन गया डी ए बाई ए इंटीग्रेशन, और राइट साइड पे इंटीग्रेशन कर दो। दोनों साइड इंटीग्रेशन लोगे तो देखो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग एक्स। बच्चों याद रखो, आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स करोगे अगर आप, तो आपको मिलेगा ln x प्लस सी। ये मैथ्स वालों ने पढ़ा होगा, बायो वाले ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पता है तो मान लो आपसे, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x प्लस सी। ln अगर आपको नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो क्या, log e बेस x। ये भी किया जा सकता है, बट जस्ट अ मिनट, सॉरी। तो हम यहाँ पे ln ना लिखना चाहे तो log e बेस करके भी लिख सकते हैं। हमने इंटीग्रेशन कर लिया लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड। अब c फिर से क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो c की वैल्यू है वो हमें पुट करनी होगी, इसलिए दो कंडीशन पुट करते हैं। एट t इज इक्वल टू 0 a विल बी a नोट,
ए नोट के जितना हो जाएगा कब, टी इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो वैल्यू पुट कर दो, टी की जगह पे 0 पुट करेंगे और ए की जगह पे ए नोट पुट करेंगे। अब देखो हमने रिपीट कर रहे हैं तो मैं थोड़ा स्पीड अप करता हूँ। सी की वैल्यू आ जाएगी log ए नोट के जितनी, एक्चुअल में इट इज़ एल एन ए नोट, तो मैं सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। क्या बनेगा देखो, log ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log ए नोट, सबके अंदर बेस है वो ई है। अब देखो ये आपको log ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, ये सबको पता होगा। अगर आप k को सब्जेक्ट करना चाहो तो बन जाएगा k इज इक्वल टू 1/t log ए नोट अपॉन ए। अगेन अगर आप log e को कन्वर्ट कर रहे हो log 10 बेस में तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। k का फॉर्मूला क्या बनेगा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू log 10 इंटू ए नोट अपॉन ए। ये फाइनल इक्वेशन याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे काम में आएगा, इसके बिना हमारा पूरा चैप्टर अधूरा है। आप चाहे तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, log 10 ए नोट अपॉन ए को कांस्टेंट सब्जेक्ट बना लो, यू विल गेट के टी अपॉन 2.303, ये इक्वेशन 5। बट इसको याद मत रख लो, ऊपर वाले इक्वेशन को याद रखना, है ना। अब इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई करने के बाद कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की जगह पे a1 पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, log a इज इक्वल टू log a1 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी1 प्लस log e इंटू ए नोट। तो ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ कर सकते हो, वैसे बताया हुआ है, बाकी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ए को सब्जेक्ट बना लो, ए की जगह पे आप a2 पुट कर दो t2 के साथ, तो देखो इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करते हैं, log e इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू माइनस के टी2 प्लस log e बेस ए नोट। चलो ये भी इक्वेशन हो गया हमारे पास। अब करते क्या है, वैल्यू पुट करते हैं दोनों की। इक्वेशन 4 में हमने दोनों ही वैल्यू पुट कर दी है, तो देखो क्या बनेगा, log a माइनस log e ए नोट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। ये सब कुछ मैथमेटिकल है, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये पूरा डेरिवेशन जो है ना वो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, अल्टीमेटली हम ऐसा ही इक्वेशन बना रहे हैं, log a अपॉन ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। क्या हुआ, सिंपली हमने क्या किया, ये जो पहले इक्वेशन था ना, इक्वेशन नंबर 5, ये तो आप सबको समझ में आ गया होगा, इजी था। उसमें हम ये दोनों वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे हैं, सिर्फ दोनों वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे बेस ई है और यहाँ पे 10 होगा, तो इसको ढूंढना मत, तो कुछ नहीं है, सिंपल इंटरचेंज कर लो। ये 3-4 स्टेप हमने किए थे उसको भूल जाओ, जरूरत ही नहीं है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड एंटी लॉग ले लेते हैं, चलो एंटी लॉग क्या बनेगा, लॉग है वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा ए अपॉन ए नोट, तो ए नोट को आप मल्टीप्लाई कर दो और e टू द पावर माइनस के टी बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए इक्वेशन जनरेट हुआ, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना। इसका भी ग्राफ कैसा आ जाएगा, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ आएगा मेरे पास। मैं इक्वेशन नंबर 4 से ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, देखना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ आ गया। अब इक्वेशन 5 का ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसा आएगा, देखो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ आ जाएगा। सो ये सब मेरे पास अलग अलग क्वांटिटी के लिए ग्राफ थे। अब बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम की। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन वो हमें समझना होगा। देखो कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़े से 2 मॉडिफिकेशन करेंगे। जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो वो हाफ होने के लिए जो टाइम चाहिए उसको बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। फिर से बोल रहा हूँ, समझना ध्यान से। सपोज करो रिएक्शन जब आपने स्टार्ट की थी तब आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 500 ग्राम था। कोई भी केमिकल जब रिएक्शन स्टार्ट की तब कितना था, 500 ग्राम। अब रिएक्शन हाफ हो गई, मतलब इसका हाफ अमाउंट हो गया, 250 ग्राम हो गया। तब तक मान लो कि 3 आवर्स टाइम लगा था, तो इस टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने के लिए जो टाइम चाहिए उसको बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। देखो हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी उसी में हम कुछ वैल्यू मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई करेंगे, देखो टी की जगह पे लिखेंगे टी हाफ, इक्वेशन में टी की जगह पे टी हाफ लिख दो, और जो ए है उसकी जगह पे लिख दो ए नॉट बाई 2,
ए नोट बाई टू का मतलब क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ अमाउंट हो जाना। अब ये दोनों ही पैरामीटर मैं पुट करता हूँ, ए की जगह पे ए नोट बाय टू लिख दूंगा और टी की जगह पे लिख दूंगा टी हाफ। तब देखो मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है, इक्वेशन वेरी कर जाएगी ए नोट बाई टू इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ प्लस ए नोट। ओके, अब इसमें क्या करो, टी हाफ को सब्जेक्ट बना दो। टी हाफ को सब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ स्टेप कर रहे हैं हम, तो देखो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ गया, माइनस ए नोट बाई टू इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ। टी हाफ को सब्जेक्ट बना लिया, ए नोट बाई टू के, ये फॉर्मूला याद रखोगे फाइनल वाला, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाई टू के इज द हाफ लाइफ टाइम फॉर्मूला फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो वी कैन से दैट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। अब ऐसा ही हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी हैव अ रिएक्टेंट गिव्स अस अ प्रोडक्ट and order of reaction is given by 1, and we have a mathematical formula, actually integrated rate law, as the K is equal to 2.303 divided by T into log 10 base A naught upon A। ये फॉर्मूला था मेरे पास। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दो वेरिएशन करूँगा, T की जगह पे T हाफ लिखूँगा और A की जगह पे लिखूँगा A नोट बाई टू। A की जगह पे क्या लिखना है मुझे, A नोट बाई टू। ये दोनों वेरिएशन करके मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वेशन के अंदर। तब देखो मेरे पास क्या होगा, अब ए की जगह पे मैं पुट करूँगा ए नोट बाई टू, टी की जगह पे पुट करूँगा टी हाफ। तब देखो क्या वेरिएशन हो रहा है, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ इनटू लॉग, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे ए नोट डिवाइड बाई ए नोट बाई टू। चलो थोड़ा कैलकुलेशन वेरिएशन करेंगे, तब होगा क्या हमारे पास, टी हाफ को सब्जेक्ट करने पे मुझे मिल जाएगा 2.303 इंटू लॉग 2 डिवाइड बाई के। वैल्यू पुट करने पे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको एक नंबर मिलेगा 0.693, जिसे आप 2.303 इंटू 0.301 करोगे तब मिलेगा 0.693 डिवाइड बाई के। ये फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा टी हाफ के लिए, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए पता होना चाहिए। सब कुछ मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन करना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरे पास रेट था वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, बस इतना पता होना चाहिए। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट। ओके फाइन, तो यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी सब है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।